नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक तिवारी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बीटेल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ई करेंसी के बारे में, जो कि हाल फिलहाल में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया है। अब भारत की ये कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन के जमाने में एक कदम आगे की ओर बढ़ चुका है, क्योंकि पहले भारत में 5G का आना और अब ई रूपी। अब ई रूपी से रिलेटेड लोगों के मन में काफी सारे सवाल आ रहे होंगे कि यह क्या बिटकॉइन की तरह है, या ये कोई यूपीआई पेमेंट जो हम पेटीएम में नॉर्मली अपना कैश या पैसे लेकर चलते हैं ये उसकी तरह है, या क्या बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनका जवाब आगे हम इस वीडियो में देंगे। तो पहला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा, या मैं पहली बात आपको ये बताना चाहूंगा कि नोट असल में होता क्या है। जो हाथ में हम 10 रुपए का, 20 रुपए का या 100 रुपए, 2000, 500 ये जो नोट लेके चलते हैं वो असल में होता क्या है। ई रुपीस को जानने से पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो असल में दोस्तों नोट एक तरह का एफिडेविट होता है। जिस तरह के एफिडेविट आप या कहते हैं ना, एफिडेविट बनवाते हैं हम, 10 रुपए वाले एफिडेविट, 500 वाले एफिडेविट, जिसमें हम किसी को एक वादा करके या कुछ भी एक लिख के देते हैं एक एफिडेविट, उसी तरह का एक वो जो नोट होते हैं वो भी एक एफिडेविट होते हैं, जो कि आरबीआई द्वारा हमें दिए जाते हैं। लिखा जाता है कि मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी कि ना तो उसका कोई निर्माता है, ना कोई उसको रेगुलेट करता है। जैसे आरबीआई हमारे देश के पैसों को रेगुलेट करती थी या हमारे देश के पैसों को वो बनाती थी और नष्ट करती थी, इस तरह से बिटकॉइन का कोई निर्माता नहीं है, ना ही कोई उसे बैंक रेगुलेट करता है, ना उस पर किसी का अधिकार है। तो बिटकॉइन पे लोग इन्वेस्टमेंट करते थे बहुत ज्यादा, मतलब बिटकॉइन को लोग लेते थे एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर। आज किसी ने बिटकॉइन 10,000 रुपए का खरीदा तो कल क्या पता उसकी कीमत 10 लाख रुपए हो जाए, इस तौर पर बिटकॉइन को लिया आता था। तो कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल है कि जो ई करेंसी है क्या हम उसे भी एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ई करेंसी है वो भारत के आरबीआई द्वारा एक रेगुलेटेड करेंसी है, और जो उसकी असल वैल्यू रहेगी वो हमारे नॉर्मल नोटों के बराबर रहेगी। कि अगर आपके पास 500 ई करेंसी है तो उनकी कीमत खाली 500 रुपए ही है। ऐसा नहीं होगा और कि आपने आज 500 करेंसी खरीदी और कल वो बढ़कर 5,000 या 50 लाख या 50,000 तक पहुंच जाए, क्योंकि उसे आरबीआई द्वारा उसकी जो कीमत होगी या उसकी जो वैल्यू होगी उसको रेगुलेट किया जाएगा। मगर बिटकॉइन का कोई निर्माता नहीं था, उसको या उसका कोई बैंक रेगुलेट नहीं करता था, इसलिए उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदा था और वो एक इलीगल करेंसी भी थी। लेकिन आरबीआई द्वारा ये यहां पर भारत में लॉन्च करी गई, इसलिए लीगल तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगला सवाल कि जो ई करेंसी है वह अभी फिलहाल भारत में मतलब किस लेवल तक पहुंची है। तो भारत में शुरुआती दौर पे ई करेंसी को होलसेल रेट पर चालू किया गया है। मतलब भारत में ई करेंसी के दो प्रकार हैं, एक होलसेल और एक रिटेल। अभी होलसेल का एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया केवल, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि ई रुपीस को भारत में लाने से क्या भारत की इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को, या भारत में जो ये नॉर्मली नोटों का प्रचलन था इससे इसका कोई फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं इसके काफी सारे फायदे हमें आपको मतलब नजर आएंगे, क्योंकि आरबीआई की अगर मानी जाए तो 2022 में 4,985 करोड़ रुपए जो लगे केवल नोटों की छपाई पे। और आरबीआई द्वारा बताया जाता है कि हर साल जो नष्ट हो जाते हैं उनकी जगह नए नोट छापने पड़ते हैं, तो उसकी जो लागत आती है वो 1,000 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं ये पैसे जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था में बचेंगे और आरबीआई को और भारत की सरकार को इससे काफी सारा फायदा होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।